Hello friends, welcome back to our another session. आज हम लोग मशीनरीज या कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बारे में वापस बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे इट्स ओनरशिप कॉस्ट के बारे में। जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया कि आजकल ये कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन के वजह से काफ़ी लेबर का प्रॉब्लम होने वाला है, तो हम लोगों को कल शायद मैकेनाइजेशन का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा इवन फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। सो उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो नाउ टुडे विल बी डिस्कसिंग ऑन ओनरशिप कॉस्ट ऑफ एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। This is a graphical presentation of total cost of ownership, TCO. What is ownership cost of an equipment? It can be defined as total cost related to construction equipment in order to own it. मतलब हम लोग जब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट परचेस करने के लिए जाएंगे तो उसमें उसका जो भी टोटल कॉस्ट है वो उसको हम लोग ओनरशिप कॉस्ट करके बोल सकते हैं। This cost is irrespective of whether the equipment is in working condition or deployed or rented or not. मतलब हमने एक बार डिसीजन ले लिया कि हमको इक्विपमेंट परचेस करना है और परचेस कर लिया तो डेफिनेटली उसको वर्किंग कंडीशन में तो लाना पड़ता है, लेकिन ये कॉस्ट और वर्किंग कंडीशन या फिर मेंटेनेंस या फिर वो बाकी सब जो कॉस्ट रहते हैं उसका और इसका कुछ मेल नहीं रहता या डिफरेंट रहता है डेफिनेटली। तो ओनरशिप कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉस्ट, लाइक उसमें इनिशियल कॉस्ट आता है, इंटरेस्ट कॉस्ट आता है, सैल्वेज वैल्यू उसका हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, इंश्योरेंस रहता है, स्टोरेज और प्रोटेक्शन कॉस्ट रहता है और उसके ऊपर हमको कुछ टैक्सेस देने पड़ते हैं, वो सब भी इस कॉस्ट में इंक्लूड रहता है। सो we'll be discussing the major components of ownership cost. Being a short session, we'll be discussing this in very brief, and everything will be explained to you in our main online session, which will be planned in next month or so. So be in touch, friends. Right. So we'll go ahead. First is initial cost. इनिशियल कॉस्ट में क्या क्या आता है? तो परचेस्ड कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टिल स्टोरेज लोकेशन, मतलब हमने इक्विपमेंट परचेस किया या मशीनरी परचेस की तो फैक्ट्री से हमारे स्टोरेज लोकेशन तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट जो लगेगा वो भी उसमें इंक्लूड रहता है। उसके बाद में एट द टाइम ऑफ परचेस हमने जो उसके ऊपर टैक्सेस पे किए हैं, दैट इज ऑल्सो अवर कॉस्ट। देन कॉस्ट ऑफ असेंबली ऑफ द इक्विपमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने ट्रक परचेस किया या फिर डंपर परचेस किया, तो ट्रक परचेस किया तो जो फैक्ट्री से आता है वो सिर्फ आगे का इंजन, केबिन और चासीज आता है, लेकिन उसके ऊपर हमको बॉडी बिल्डिंग का काम करना पड़ता है। तो बॉडी बिल्डिंग का कॉस्ट हम असेंबली कॉस्ट के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ आवर इनिशियल कॉस्ट, क्योंकि अगर बॉडी बिल्डिंग नहीं हुआ ट्रक पे या डंपर पे जो भी है तो हम लोग उसमें माल डाल के उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, उसके ऊपर हम लोग काम नहीं कर सकते। सो दैट इज द असेंबली कॉस्ट। देन इंस्टॉलेशन कॉस्ट। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट ये सभी इक्विपमेंट को लागू नहीं रहता है, इसलिए मैंने अभी आरएमसी प्लांट का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो आरएमसी प्लांट के लिए क्या क्या चाहिए? तो उसको ऑन साइट इंस्टॉल करने के लिए इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चाहिए। सो केबल कनेक्शन लाना है, पैनल खड़ा करना है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देना है, ये सब लगेगा। रॉ मटेरियल के लिए बीन्स लगेंगे, मतलब जो फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट ये सब है उसके लिए बीन्स लगेंगे। सो सीमेंट और फ्लैश या फिर जीजीबी स्टोर करने के लिए साइलोज भी लगेंगे। एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन मीन्स लाइक ट्रैक्टर, मतलब जो हम लोग रॉ मटेरियल बीन्स में डालेंगे उसको हमेशा आगे शिफ्ट करने के लिए और पीछे से नया मटेरियल डालने के लिए, मटेरियल शिफ्टिंग के लिए एक लोकली ट्रैक्टर भी यहाँ पे लगेगा। और जेसीबी,
जैसे भी मतलब मटेरियल का शिफ्टिंग, मटेरियल वहां से यहाँ से उठा के वहां डालना है, ये सब लोकल जो काम है उसके लिए एक जेसीबी हमको लगेगा। कुछ सिविल वर्क लगेंगे, फाउंडेशन अगर खड़ा करना है, उसका एक छोटा ऑफिस बनाना है, ये जो सिविल वर्क है वो भी लगेगा। क्रेन लगेंगे क्या? यस, क्रेन, छोटा क्रेन लगेगा, क्योंकि आरएमसी प्लांट्स के सब पार्ट्स हेवी रहते हैं, मैन्युअली उठाए नहीं जा सकते, इसलिए उसको क्रेन लगेगा। स्किल्ड लेबर लगेगा, एक्सपीरियंस इंजीनियर लगेंगे। और ट्रायल मिक्स अगर हमको करना है आरएमसी प्लांट से अलग अलग मिक्स डिजाइन से, तो उसका जो मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, वो भी वहाँ पे लगेगा। कुछ सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल करना है तो वो कॉस्ट आएगा, और उसका आईटी सिस्टम का भी कॉस्ट आएगा। सो दीज ऑल आर इनिशियल कॉस्ट required for RMC plant. Then interest cost. इंटरेस्ट कॉस्ट मतलब हम लोग जो इंटरेस्ट पे करते हैं, हमने अगर लोन लिया और उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा। इंटरेस्ट कॉस्ट सिर्फ लोन पे नहीं कैलकुलेट किया जाता है, वो हम लोगों ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर भी हम लोग उसके ऊपर भी इंटरेस्ट कॉस्ट लगा सकते हैं, कि हमने इतना इन्वेस्ट किया और इतना इंटरेस्ट, इतना अमाउंट उसका हो सकता था अगर हमने बैंक में रखा, तो वो भी कैलकुलेशन उसके अंदर हो सकता है। देन इंश्योरेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पर्टिकुलर मशीनरी या फिर इक्विपमेंट का कहीं भी कुछ लॉस ना हो जाए ड्यू टू फायर और थेफ्ट और एक्सीडेंट और एनीथिंग, for that purpose we have to approach the insurance company, and that insurance has to be done. So that is the insurance cost. Insurance cost can be calculated roughly as a percentage of average annual investment, or the book value in a year, in a particular year. Book value मतलब क्या? After depreciation, जो value per year आएगा after depreciation, उसके ऊपर हम लोग इंश्योरेंस कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली इंश्योरेंस कॉस्ट 1 to 3% रहता है। ये बहुत ब्रॉड फिगर है, पर्टिकुलरली हर एक इक्विपमेंट में मशीनरी के हिसाब से ये चेंज हो सकता है। देन सैल्वेज, सैल्वेज मतलब क्या कि वो मशीनरी उसका यूजफुल लाइफ जब खत्म करता है, तब अगर उसको हमने सेल आउट करना है तो वो हमको क्या कॉस्ट देगा, दैट इज कॉल्ड एज सैल्वेज वैल्यू। सो फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा तो एक 3 बैग मिक्सर है, वो 1995 में परचेस किया है, और उसका यूजफुल लाइफ हम लोगों ने 10 ईयर पकड़ा हुआ है, और हमने 40% में उसको बेच दिया, suppose after 10 years. So what is the salvage value? It is considered as 40%. स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन, यहाँ पे आप देख रहे हो अगर रेंट पे देना है तो काफी हमको उसको स्टोर करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, तो उसका जो भी कॉस्ट है, सपोज वो आइडल में है, रेंट में नहीं गया है, डिप्लॉय नहीं किया है उसको, तो हमको उसमें रेंटेड प्लॉट या फिर अपना खुद का प्लॉट देके वहां पे उसको स्टोर करना पड़ता है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसका ये सब छोटा छोटा कॉस्ट आएगा, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आएगा, केयर टेकर कॉस्ट आएगा, वॉचमैन का कॉस्ट आएगा, फ्यूल कॉस्ट आएगा फॉर फ्रीक्वेंट एंड पीरियोडिक चेकिंग, क्योंकि उसको ऐसे ही आइडल खड़ा करके मशीन खराब हो जाएगा, तो बीच बीच में उसको चालू करके थोड़ा उसको रनिंग करके रनिंग कंडीशन में रखना पड़ता है। उसके लिए जो भी वर्कर्स लगेंगे उसका कॉस्ट, ड्राइवर का कॉस्ट, ऑपरेटर का कॉस्ट, और ट्रांसपोर्ट अगर करना है विद इन प्लॉट, सपोज एक नया मशीनरी लाया तो ये उठा के उसको इधर शिफ्ट करना है समझो, तो वो शिफ्टिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो भी लगेगा, और कुछ कंज्यूमेबल्स अगर लगेंगे छोटे छोटे रिपेयर्स के लिए तो उसका भी कॉस्ट लगेगा। दीज ऑल कम्स अंडर द स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन कॉस्ट। अगर मशीनरी या इक्विपमेंट लॉन्ग टाइम तक आइडल रहता है तो उसका पीरियोडिकल मेंटेनेंस भी हमको करना पड़ता है, तो दैट विल बी आल्सो अ कॉस्ट, एंड दैट इज अंडर द स्टोरेज कॉस्ट। Storage cost, generally on broad basis, we can take it as 0.5 to 1.5% of an average annual investment or book value of the construction equipment. So total ownership cost can be calculated as depreciation cost plus investment cost plus tax plus insurance cost plus storage cost. And if we want to calculate it in hourly basis, so hourly cost of ownership will be annual ownership cost divided by number of operating
आवर्स द इक्विपमेंट ऑपरेट्स एनुअली। ये हम लोग आवरली भी कॉस्ट निकाल सकते हैं। जनरली बड़े इक्विपमेंट अगर रेंट पे देना है तो आवरली बेसिस पे ही जाते हैं, तो उसके लिए ये कॉस्ट निकालना हमको बेनिफिशियल रहता है। ये नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स द इक्विपमेंट ऑपरेट्स एनुअली, ये हम लोग बाय थंब रूल या कुछ प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड से निकाल के हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या कॉस्ट आता है पर आवर। सो TCO, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, मतलब उसमें इनिशियल कॉस्ट आता है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन आता है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस आता है, डाउन टाइम मतलब आइडल टाइम आता है, या फिर अंडर मेंटेनेंस हो गया तो वो एक डाउन टाइम है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब आउटपुट में क्या कॉस्ट आता है, रनिंग कॉस्ट इसको बोलते हैं। और रिमेनिंग वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू मतलब ये सब जाने के बाद अपने हाथ में क्या बचता है, ये तो उसके कुछ फॉर्मूलेज है कैलकुलेशन के। दो मेजर फॉर्मूले ये है कि आई प्लस एम माइनस आर, आई प्लस एम माइनस आर, और दूसरा एक फॉर्मूला है जिसमें हम लोग डाउन टाइम भी ऐड करते हैं, तो आई प्लस एम प्लस डी माइनस आर। So based on this, we'll go through. This is again a graphical presentation. You can see above level, you can see only these costs are there, but there are a lot of hidden costs. So it is kind of TCO iceberg. एक स्मॉल एग्जांपल हम लोग लेते हैं, पंप ए और बी। यहाँ पे हमने दो पंप चूज किए हैं, उसमें इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट ओवर 5 इयर्स में हमने उसको कंसिडर किया है, और रिमेनिंग वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स ऑफ डिप्रिसिएशन किया है। तो पंप ए हैज इनिशियल कॉस्ट 10,000, पंप बी हैज इनिशियल कॉस्ट 20,000, इट इज डबल देन पंप ए। बेस्ड ऑन इनिशियल कॉस्ट अलोन हम लोगों ने ये अगर कैलकुलेशन अगर किया तो हमको क्या मिलता है, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, इनिशियल कॉस्ट 10,000, पंप बी का जो है वो 20,000, मेंटेनेंस 5,000। ये महंगा है तो डेफिनेटली इसका आउटपुट ज्यादा रहेगा, इसलिए मेंटेनेंस भी कम रहेगा, 5,000, 2,000। देन रिमेनिंग वैल्यू और प्रॉफिट इसको हम लोग बोलते हैं, वो 2,000। ये है 10,000, क्योंकि यह ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा रिमेनिंग वैल्यू देगा, और बाद में जो फाइनल वैल्यू जो आएगा वो 13,000, मतलब दिस प्लस दिस माइनस दिस इज अवर ओनरशिप कॉस्ट। यही एग्जाम्पल अगर हम दूसरे तरीके से देखें, जिसमें हम लोग डाउन टाइम ऐड करके उसमें अगर देखना है, जिसमें हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि 50,000 पर आवर इज द डाउन टाइम कॉस्ट। सो पंप ए और पंप बी सेम एग्जाम्पल, सेम फिगर्स यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए है, लेकिन डाउन टाइम इसका मेंटेनेंस ज्यादा आता है, इसलिए डाउन टाइम ज्यादा हो गया। तो 50,000 की वजह से हमने 1.5 लाख रुपया अगर हमने किया, और यहाँ पे अगर हमने ये इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, मेंटेनेंस कम लगता है, इसका एक आवर ही डाउन टाउन हम लिया, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका कॉस्ट ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसका मशीन का क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, उसमें टेक्नोलॉजी भी अच्छा रहेगा पंप में। तो बेस्ड ऑन दैट रिमेनिंग वैल्यू का कैलकुलेशन आता है, तो फाइनली हमको क्या दिखता है कि पंप बी अगर महंगा भी है, लेकिन वो हमको टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम देता है, पंप ए हमको ज्यादा दे सकता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक छोटा सा सेशन आपके अवेयरनेस के लिए मैंने आज दिया। ऐसे ही काफ़ी सेशंस हमारे चालू रहेंगे, और बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सिलेक्शन एंड यूज एक बड़ा ऑनलाइन सेशन भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, हम आपको इंटीमेट करेंगे। फिलहाल आपको कुछ जानकारी अगर चाहिए तो इस नंबर पे you can contact us on these numbers, you can mail to us on this mail ID, you can visit our website, or you can go and see our YouTube channel on this address. So thank you friends, thank you very much.